नमस्कार दोस्तों। विवाह एक पवित्र बंधन, भाग नंबर 4। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण कबीर के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो काउच पर लेटे लेटे ही एक जोर की अंगड़ाई लेता है और उठकर बैठ जाता है। फिर वो अपने इधर उधर देखने लगता है तो लगता है कि वह तो रात को बालकनी में ही सो गया था। कबीर, ओह सिट यार, मैं रात को यहाँ बालकनी में ही सो गया। वह वहाँ से उठकर अपने कमरे के अंदर आता है। वह देखता है कि बेड पर रिधिमा आराम से सो रही होती है। वह उसे देखकर अपने मन में, रात को मेरी नींद खराब कर दी और खुद यहाँ मज़े से सो रही है। रिधिमा ने खुद को पूरी तरह चादर में लपेटा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके पैर और उसका सिर दोनों चादर से बाहर निकले हुए थे और आधी से ज़्यादा चादर बेड के नीचे पड़ी थी। कबीर यह देखते हुए अपने मन में बोला, रात को तो खुद को बच्चा कहने पर इतना चिढ़ गई थी, लेकिन हरकतें तो देखती नहीं है खुद की। हरकतें तो जैसे बच्चों वाली ही हैं। ऐसे कौन सोता है? सारी चादर तो बेड के नीचे पड़ी है और ना ही खुद को ढंग से ढक रखा है। यह कहकर वह बेड के पास आता है और चादर को उठाकर बेड पर रख देता है और साथ ही उसको अच्छी तरह से ढक देता है। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आती है। वह एक बार फिर रिधिमा को अच्छे से ढककर दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसकी दादी माँ होती है। कबीर अपनी दादी माँ की पैर छूकर, गुड मॉर्निंग दादी माँ। दादी माँ उसका माथा चूमकर, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। बेटा, वो रिधिमा उठ गई है क्या? कबीर, नहीं दादी माँ, अभी तो वह सो रही है। क्या हुआ, कुछ काम था आपको? उठा दूँ उसे? दादी माँ, अरे नहीं नहीं बेटा, कोई काम नहीं है मुझे, और उसे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी सोने दो उसे। वो तो बस उसके घर से उसका सारा सामान आया था और साथ में उसका फ़ोन भी आया है। वह अपने बराबर में खड़े हुए नौकर की तरफ इशारा करती है, जो रिधिमा के कपड़ों का बैग और उसका हैंडबैग लिए खड़ा था, जिसमें उसका फ़ोन भी था। कबीर ने एक बार फिर अंदर की तरफ देखा तो रिधिमा के पैर फिर उसकी चादर से बाहर थे। यह देखकर उसने नौकर से कहा, ऐसा करो, तुम यह सारा सामान यहीं रख दो, मैं खुद अंदर रख लूँगा। नौकर वह सामान रख वहाँ से चला जाता है। दादी माँ, कबीर बेटा जाओ, जाकर नहाकर तैयार हो जाओ और रिधिमा को भी बोल देना कि जल्दी ही नीचे आ जाए। आज उसकी पहली रसोई की रस्म है और साथ ही उसे पग फेरे के लिए अपने घर भी जाना है। कबीर, ठीक है दादी माँ, हम जल्दी तैयार होकर नीचे आते हैं। यह कहकर दादी माँ भी वहाँ से चली जाती है तो कबीर रिधिमा का सारा सामान अंदर रखकर अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है और वह अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला जाता है। वो जैसे ही बाथरूम से नहा धोकर आता है तो देखता है रिधिमा उठ चुकी थी। फिर वो तैयार होने चेंजिंग रूम में चला जाता है। जब वह तैयार होकर चेंजिंग रूम से वापस आता है तो देखता है रिधिमा बड़े ही डेस्परेटली अपने फ़ोन में लगी हुई है। एक बार वह बार बार लगातार किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी और शायद जिसको वह फ़ोन कर रही है वह फ़ोन नहीं उठा रहा था। रिधिमा के एक्सप्रेशंस को देखकर कोई भी आसानी से ये पता लगा सकता है कि जिसे वो फ़ोन करने की कोशिश कर रही है वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। कबीर रिधिमा को इस तरह से परेशान होता हुआ देखकर उसके पास आता है। कबीर, रिधिमा, मैं नीचे जा रहा हूँ और तुम भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, दादी माँ तुम्हें नीचे बुला रही है। उसके जाते ही रिधिमा दरवाज़ा बंद कर लेती है और एक बार फिर अपने फ़ोन से नंबर डायल करने लगती है। वो खुद से ही बोलती है, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ ईशान, प्लीज़ एक बार मेरा फ़ोन तो उठा लो, एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो। यह कहकर वह फिर एक बार फ़ोन मिलाती है और इस बार बैल जाने के बाद फ़ोन उठ जाता है। लेकिन इससे पहले ही वह कुछ बोलती, फ़ोन पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तो तुम्हें मेरी याद आ ही गई मिसेज रिधिमा कबीर कपूर, तुम्हें टाइम मिल ही गया मुझे फ़ोन करने का। रिधिमा, प्लीज़ ईशान, ऐसी बात मत करो और मुझे अपनी बात कहने का और समझाने का एक मौका तो दो। ईशान, क्या कहना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो? हाँ, यह बताना चाहती हो कि तुम्हारे पति के साथ फर्स्ट नाइट कैसी रही? सुनकर रिधिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रूंधे हुए गले से, ईशान तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? ईशान गुस्से से, मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तुम तो यह सब कर चुकी हो और मैं कैसी बातें कर रहा हूँ?
वैसे तुम्हें तो बहुत मज़ा आया होगा ना अपनी वेडिंग नाइट पर। उसके साथ सुहागरात मनाकर बहुत खुश होगी ना तुम। और वैसे शहर के इतने बड़े रईस खानदान के सबसे स्मार्ट और होट लड़के के साथ तो इस शहर की हर लड़की रहना चाहती है। अगर तुम भी उन्हीं लड़कियों में से एक हो, इसमें बुरा क्या है? रिधिमा प्लीज ऐसा मत कहो ईशान, मुझे अपनी बात को कहने तो दो। ईशान चिल्लाते हुए, अभी कुछ कहने को बाकी रह गया है क्या? तुम्हारे मेरे बीच अब भी कुछ बाकी है मिसेज कपूर? सच तो यह है कि पिछले 1 साल से हम दोनों एक दूसरे के बीच में जो भी कुछ था वह सिर्फ एक टाइम पास था। सच कह रहा हूँ ना मैं। तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही थी ना रिधिमा? रिधिमा रोते हुए, आई लव यू ईशान, प्लीज़ मेरा साथ ऐसा बिहेव मत करो। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं कि इन दिनों मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ हो चुका है। मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा उलझ चुकी है। प्लीज़ मेरी बात सुनो ईशान। क्या सुनूं और क्यों सुनूं? बोलो क्यों सुनूं और बोलो क्यों सुनूं? तुमने तो सुनी थी मेरी बात। जब मैं कह रहा था कि तुम यह शादी मत करो तब तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, और अब जब तुम ये शादी कर चुकी हो और अपने पति के साथ रात बिता भी चुकी हो तब? रिधिमा गुस्से से उसकी बात बीच में ही काटकर, शटअप ईशान, अपनी बकवास बंद करो और एक बात कान खोलकर सुनो मेरी। मैंने उसे खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया, समझे? मैं पहले भी तुम्हारी थी और अभी भी सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। लेकिन तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है। ईशान अपना गुस्सा ठंडा करते हुए, आई एम सॉरी रिधिमा, तुम्हारी शादी की बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम एक बार कॉलेज आ जाओ, फिर हम दोनों बैठकर आराम से बात करते हैं। क्या तुम मुझे आज शाम को मिल सकती हो? रिधिमा, नहीं, हम आज तुमसे मिलने नहीं आ पाएंगे। एक तो आज हमारी शादी का पहला दिन है और दूसरा कहीं मीडिया ने हम दोनों को एक साथ बाहर देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। हमारे साथ 2 परिवारों की इज्जत जुड़ी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि उनकी इज्जत का तमाशा बने। हम जैसे ही कॉलेज आते हैं वैसे ही तुमसे मिलने की कोशिश करें। ईशान, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना रिधिमा? रिधिमा, आई लव यू सो मच ईशान। कैसे तुम्हें समझाऊं? ईशान रूखे स्वर में, बाय। रिधिमा, ईशान ईशान। वह बोलती रह जाती है और ईशान फ़ोन काट देता है। रिधिमा रोते हुए बेड पर बैठ जाती है और अपने घुटनों में अपना सिर छुपाकर बोलती है, भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? थोड़ी देर में वो उठती है और बाथरूम में चली जाती है। वह नहाकर आती है तो एक रेड कलर की साड़ी उठाती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहले ही कहा था कि शादी के अगले दिन उसे पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आना होगा, जिसमें वह उसे उसके पुराने रूप में नहीं देखना चाहती। वह बिल्कुल पूरी तरह नई नवेली दुल्हन की तरह ही लगनी चाहिए। वो साड़ी को लेकर पहनने लगती है। साड़ी पहनकर वह बीच की मांग निकालकर अपने बालों को सूखा छोड़ती है और फिर उसे मांग में सिंदूर भर लेती है। हाथों में लाल रंग का चूड़ा, गले में मंगलसूत्र। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। हाथ में अपना फ़ोन लेकर वह अपने कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल में सबके पास आती है। सबसे पहले वो दादाजी की पैर छूती है और फिर दादी जी के। दादी जी और दादाजी उसे आशीर्वाद देते हैं। रिधिमा की आवाज़ सुनकर कबीर अपना मुंह उठाकर उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यह देखकर कुणाल उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारता है और बोलता है, कुणाल भाई, सारी रात भाभी को देखकर आपका मन नहीं भरा जो अभी भी ऐसे मुंह खोले देख, मेरा मतलब घूर रहे हो? कबीर कुणाल की यह बात सुनकर उसे घूरने लगता है तो कुणाल, सॉरी सॉरी भाई, और आप मेरे बजाय भाभी को ही घूरो। ये कहकर कुणाल भी चुपचाप अपना नाश्ता करने लग जाता है। कशिश, वाह भाभी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। करिश्मा, न रिधिमा, थैंक यू कशिश। दादी माँ, बस करो, नज़र मत लगाओ मेरी बहू को। फिर रिधिमा से, रिधिमा तुम ऐसा करो, पहले जाकर मंदिर में दिया जला दो बेटा। फिर आज आपकी पहली रसोई। अगर आपको कुछ बनाना आता है तो आप कुछ मीठा बना लेना, और अगर नहीं आता है तो मीना जो कि घर की मेड थी बना देगी, बस आप उनमें उसकी हेल्प कर देना। रिधिमा, जी दादी माँ, हमें खाने में बहुत कुछ तो बनाना नहीं आता, लेकिन हलवा बनाना आता है।
दादी माँ, अरे वाह, तो ठीक है, तुम सूजी का हलवा बनाना, क्योंकि कबीर को भी सूजी का हलवा बहुत पसंद है। यह सुनकर रिधिमा कबीर को देखती है और अपने मन में, मेरा बस चले तो मैं इस हलवे में उसे जहर मिलाकर खिला दूँ। रिधिमा पहले मंदिर की तरफ जाती है और वहाँ दिया जलाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि भगवान, सब कुछ जल्दी से पहले की तरह कर दो, सब कुछ उसकी लाइफ में ठीक कर दो। फिर वह मीना के साथ किचन की तरफ बढ़ जाती है। किचन में जाकर वह मीना से हलवे का सारा सामान निकलवाने के लिए कहती है। मीना उसे सारा सामान निकाल देती है और वह हलवा बनाने में जुट जाती है। तभी किचन में कुणाल और कशिश भी अंदर आते हैं। कुणाल, भाभी, आपको कोई मदद चाहिए तो बता दीजिए। वैसे भाई तो बहुत खड़ूस हैं, वह तो कोई आपकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो। कशिश, भाभी, हेल्प तो मैं भी आपकी कर सकती हूँ, लेकिन वह क्या है ना कि मैं सिर्फ हलवा खाने में हेल्प कर सकती हूँ, बनाने में नहीं। इसलिए मैं तो यहाँ किचन की स्लैब पर बैठकर आराम से आपको हलवा बनाते हुए देखूंगी। कुणाल, हाँ तो तुझे कौन सा अभी हलवा बनाना है, इसलिए तू चुपचाप यहाँ बैठ और देख। रिधिमा, वैसे कुणाल, तुम्हें मुझे भाभी बोलते हुए कुछ अजीब नहीं लग रहा? देखो, मैं तो उम्र में तुमसे भी छोटी हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे भाभी बोल रहे हो। कुणाल, तो और क्या बोलूँ? अब मैं कशिश की तरह आपको छोटी तो नहीं बोल सकता। आप मेरे बड़े भाई की पत्नी हो, यानी कि मेरी भाभी। इस नाते आप मुझसे बड़ी हुई और बड़ी भाभी माँ के समान होती है, इसलिए उनका नाम नहीं लिया जाता। फिर उसके बराबर में खड़ा होकर अपनी और उसकी हाइट नापते हुए, और अब मैं बड़ा हूँ, अगर आप इतनी छोटी हैं तो इसमें मैं क्या करूँ? रिधिमा, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हो। और हाँ, मैं कोई छोटी नहीं हूँ, वह तो तुम दोनों भाई ही जिराफ की तरह लंबे हो। यह सुनकर कुणाल और कशिश हंसने लगते हैं। रिधिमा, तुम दोनों यहाँ क्या मेरा मजाक बनाने आए थे? तुमने कहा था तुम यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हो, लेकिन अब तो तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। कुणाल, मैं तो आपकी मदद करने ही आया था, लेकिन आपने ही बातों में उलझा लिया। ओके, अब छोड़ो इन बातों को और बताओ आपकी क्या हेल्प करनी है। रिधिमा, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। कुणाल, लेकिन मुझे तो करनी है। रिधिमा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, सो प्लीज बैक यू एंड गेट आउट। कुणाल, ओके ओके, चलो आपको मेरी हेल्प नहीं लेनी तो मत लो, लेकिन मेरी हेल्प तो कर दो। ऐसा करो, आप मुझे किस हलवा बनाना सिखा दो, ताकि मैं भी लड़कियों को हलवा बनाकर खिलाऊं और इसे उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। यह सुनकर रिधिमा उसे घूरने लगती है। तब तक हलवा भी बनकर रेडी हो जाता है। कुणाल, वैसे भाभी, अगर आपकी कोई छोटी बहन या फ्रेंड हो तो मुझे ज़रूर उसे मिलवाना, मैं उसे गर्लफ्रेंड बना लूँगा। रिधिमा हंसते हुए, तुम पागल हो क्या कुणाल? कुणाल, नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं भाई की तरह खड़ूस भी नहीं हूँ। अपनी लाइफ को पूरे मज़े से जीता हूँ, उनकी तरह नहीं हूँ जो हर वक्त काम में ही लगा रहूँ। रिधिमा, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कबीर, तो सच में खड़ूस है। वैसे एक बात पूछूं कुणाल, क्या तुम सच में कबीर के सगे भाई हो? कुणाल, हाँ भाभी, मैं उसका सगा भाई ही हूँ, लेकिन बस उनकी तरह खड़ूस और एरोगेट नहीं हूँ। और हाँ, भाई खड़ूस ज़रूर हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं हैं। और वैसे भी उनके बारे में अभी कुछ नहीं जानती, इसलिए शायद आपको वो गलत रहे लग रहे हों। लेकिन जिस दिन आप उनके बारे में सब कुछ जान जाएंगी, उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा भाई कितना अच्छा इंसान है। कशिश, अब आप दोनों अपनी बातें करते ही रहोगे या सबको हलवा भी दोगे? कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो खुशबू से ही खाने को मन कर रहा है। यह देखने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। रिधिमा हलवे को सबके लिए बाउल में डालती है और सबको सर्व करने के लिए बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ चल देती। वह सबको हलवा सर्व करती है। सब हलवा खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सबको हलवा बहुत पसंद आता है। दादी माँ, रिधिमा बेटा, बहुत अच्छा हलवा बनाया है आपने, यह लो आप अपना इनाम। वह उसे एक नेकलेस देती है। रिधिमा, नहीं दादी माँ, यह मैं नहीं ले सकती, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरी है। दादी माँ, अरे बेटा, यह तो आपका नेग है, यह तो आपको लेना ही पड़ेगा। अभी तो मैंने ही दिया है, बाकी सब भी देंगे, तो चुपचाप रख लो, यह सब कुछ तुम्हारा ही तो है। फिर दादाजी, कुणाल और कशिश
उसे एक एक करके गिफ्ट देते हैं। बस कबीर उसे कुछ नहीं देता और ना ही कुछ बोला। सब लोग रिद्धिमा के हाथ का बनाया हुआ हलवा खा रहे होते हैं और तारीफ भी करते रहते हैं, लेकिन कबीर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सिर नीचे की अपना खाना खाता रहता है। कशिश भाई, आप भी तो थोड़ी सी तारीफ कर दो भाभी की। हलवा वाकई बहुत टेस्टी बना है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? कबीर बिना अपनी नज़रें उठाए हाँ अच्छा है। कुणाल, क्या भाई, आप तो तारीफ करने में भी इतने कंजूस। लेकिन वो कबीर के घुरने पर चुपचाप अपना नाश्ता करने लगता है। फिर सब नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद सब लोग आपस में कबीर और रिद्धिमा के रिसेप्शन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। रिद्धिमा उन लोगों के बीच कुछ नहीं बोलती, लेकिन वह चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। रिद्धिमा हिम्मत करके दादी माँ में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दादी माँ, हाँ बेटा कहो। रिद्धिमा, दादी माँ, क्या हम अपना रिसेप्शन कुछ दिन के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्योंकि इस महीने ही मेरे एग्ज़ाम है और शादी की वजह से पहले ही इतनी छुट्टियां हो गई हैं और मैं आगे भी कोई छुट्टी नहीं ले पाऊँगी। शादी की वजह से पहले ही मेरी स्टडी का बहुत नुकसान हो चुका है। अगर मैंने अब भी अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं दिया तो मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊँगी और फिर मुझे अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो क्या हम रिसेप्शन की डेट आगे नहीं बढ़ा सकते? दादी माँ, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, रिसेप्शन तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि शादी के बाद तुम्हारा सपना टूट जाए। हम समझ सकते हैं, वैसे भी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि किसी को कुछ एडजस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिला। हम मानते हैं कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, लेकिन तुम एक डॉक्टर बनना चाहती हो तो डॉक्टर ज़रूर बनोगी और हम सब उसमें तुम्हारा पूरा साथ देंगे। दादी जी, दादाजी, हाँ हम रिसेप्शन तो अगले महीने भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का भी काम सारा पेंडिंग पड़ा है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम रिसेप्शन अगले महीने रखेंगे। रिद्धिमा बेटा, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और कबीर तुम अपने ऑफिस पर। रिद्धिमा बड़े प्यार से, थैंक यू दादी माँ। दादी माँ, कबीर आपको रिद्धिमा को लेकर उसके घर पगफेरे की रस्म के लिए जाना है, तो जाओ तुम तैयार हो जाओ और रिद्धिमा को उसके घर ले जाना और शाम को रिद्धिमा को अपने साथ ही वापस ले आना। कबीर, दादी माँ मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, आप रिद्धिमा को ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। दादी माँ, यह सब एक मजाक नहीं है, यह भी एक रस्म है। कबीर, रिद्धिमा से शादी तुमने की है, ड्राइवर ने नहीं, तो रिद्धिमा की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, इसलिए अब उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाओ। कबीर, कुछ बोलने को होता है कि तभी। दादाजी, कबीर अब कोई बहस नहीं होनी चाहिए, जाकर रस्म को पूरी करो। कबीर, ओके फाइन, मैं तैयार हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में तैयार होकर रिद्धिमा और कबीर रिद्धिमा के घर के लिए निकल जाते हैं। रिद्धिमा और कबीर जैसे ही कबीर के घर पहुंचते हैं तो उसमें रिद्धिमा के माता पिता दोनों के स्वागत में ही खड़े होते हैं। वहाँ पर रिद्धिमा के बड़ी बहन और उसके जीजू और उसकी 2 सहेलियाँ भी होती हैं। रिद्धिमा जाकर अपनी माँ के और बहन के गले लग जाती है। कबीर अपने सास ससुर की पैर छूता है। सब लोग सोफे पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद रिद्धिमा की माँ कबीर से कहती है, ममता, कबीर बेटा, क्या आज के लिए हम रिद्धि को यहीं रख सकते हैं? तुम उसे लेने कल आ जाना। वह क्या है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा उसे भेजने का। कबीर, यह आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी जी? अगर आप चाहती हैं कि रिद्धिमा आज यहीं रहे तो आप रख लीजिए, आप जब कहेंगे मैं तब उसे लेने आऊँगा। राकेश जी, रिद्धिमा के पापा, थैंक यू बेटा। देखा ममता जी, मैं आपको पहले ही नहीं कहता था कि कबीर एक बहुत ही समझदार बच्चा है। कबीर, मुझे थैंक यू कर शर्मिंदा मत कीजिए पापा। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस में भी काफ़ी सारा काम है। राकेश जी, ठीक है बेटा। फिर वह सबको बाय कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर रिद्धिमा की माँ और बहन उससे उसके ससुराल के बारे में सब कुछ पूछती हैं और कहती हैं, यहाँ पर सब कैसे है और क्या वह खुश है? रिद्धिमा उन्हें बताती है, हाँ वह बहुत खुश है और उसके ससुराल में सब लोग बहुत अच्छे हैं। फिर अपने मन बस इस खड़ूस कबीर को छोड़कर फिर थोड़ी देर आपस में बात करने के बाद रिद्धिमा अपनी माँ को कहती है, रिद्धिमा, माँ, क्या हम नैना और शिवन्या के साथ थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में चले जाएं?
ममता, हाँ बेटा ज़रूर जाओ, मुझे पता है कि सहेलियों को भी तो आपस में बहुत सी बातें करनी होती हैं, जाओ जाओ। यह कहकर वह तीनों रिधिमा के कमरे की तरफ चली जाती। शिवन्या जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए फटाफट बताती चली जा कि कल रात को तेरे और कबीर के बीच क्या क्या हुआ। उसने मुझे ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। रिधिमा हैरानी से मुंह फाड़े, व्हाट नैना, व्हाट व्हाट क्या कर रही है, जल्दी जल्दी बोल। तेरे इतने हैंडसम और होठ पति ने कल तुझे ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना। रिधिमा यह सुनकर कुछ नहीं बोलती बल्कि उनको घूरने लगती है। शिवन्या, अब तू यह घूरने का काम बंद कर, पहले यह बता तुम दोनों की स्वागरात कैसे रही। नैना, मुझे लग रहा है इसे सब कुछ बताने में कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रही है, इसलिए यह चुप है। शिवन्या रिधिमा का हाथ पकड़कर, अरे रिधिमा, तुम हमसे कैसी शर्म कर रही हो? हम लोग पहले भी तो इस तरह की बातें क्या करते थे, फिर आज हमसे शर्म कैसी? नैना रिधिमा के कुछ बोलने से पहले ही बोलती है, अब इसे यह बात बताने में शर्म आ ही रही होगी ना कि इसके पति ने तो कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन इतना हैंडसम और होठ बंदा देखकर यह खुद ही फिसल गई और इसने उसे सारी रात परेशान किया कि वह खुद ही इसे आज रात के लिए यहाँ छोड़कर भाग गया। वरना कौन पति अपनी शादी की दूसरी रात में अपनी बीवी को उसके मायके में छोड़ जाता है। यह सब सुनकर रिधिमा का गुस्सा तो सातवें आसमान पर चढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो दोनों उसके गुस्से से बेखबर होकर आपस में उलझी पड़ी थी। शिवन्या, हाँ नैना, तेरी बात में तो दम है। नैना रिधिमा से, ओह, अब तो हमें पार्टी करनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े अमीर होठ और हैंडसम लड़की की बीवी जो बन गई है। रिधिमा गुस्से से अपना फ़ोन उस पर फेंक देती है और बेड पर बैठकर बोलती है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप जाओ यहाँ से। मेरे और कबीर के बीच कल कुछ भी नहीं हुआ, समझी तुम दोनों, इसलिए अब अपनी ये फिजूल की बातें बंद करो। शिवन्या और नैना दोनों एक साथ चिल्लाकर, क्या, ये क्या बोल रही है तू? रिधिमा उन दोनों का मुंह बंद करते हुए, पागल हो गई हो क्या दोनों, जो इतनी तेज चिल्ला रही हो? क्या पूरे घर को बताओगी कि हम दोनों के बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ? शिवन्या, अब तू बात ही ऐसी करेगी तो चिल्लाना तो बनता ही है ना। तू इतने होट और हैंडसम लड़के से दूर कैसे रह सकती है? कबीर में कोई कमी वमी तो नहीं है ना, वो नॉर्मल तो है ना कहीं वो? रिधिमा गुस्सा होते हैं, शटअप्स। शिवन्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईशान से प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करना चाहती थी, तो तुम ही बताओ कि मैं कैसे उस खड़ूस के साथ रात बिता सकती थी। शिवन्या, देखो रिधिमा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ईशान एक अच्छा लड़का नहीं है, लड़कियों को लेकर उसकी इमेज सही नहीं है। रिधिमा उनकी बातों में इंटरेस्ट ना लेते हुए, देखो शिवन्या, प्लीज़ ये सब आप फिर से शुरू मत करो। नैना रिधिमा, शिवन्या गलत नहीं कह रही, पूरा कॉलेज ईशान के बारे में अच्छे से जानता है, हर कोई जानता है कि वह सिर्फ लड़कियों को घुमाता है, एक प्ले बॉय है वह। किसी भी लड़की की कोई भी फीलिंग्स उसकी कदर नहीं है उसे, वो सिर्फ उनका यूज करता है और मन भर जाने पर उन्हें छोड़ भी देता है। रिधिमा, यह गलत फहमी है तुम लोगों की, और वह कोई प्ले बॉय नहीं है, इसलिए प्लीज़ आगे से उसके बारे में ऐसा कुछ कहना जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। शिवन्या, ठीक है, हम आगे से ईशान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रिधिमा, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हें ईशान के बारे में भूल जाना चाहिए और कबीर के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कबीर से शादी के बाद भी तुम ईशान से रिश्ता रखोगी तो यह चीटिंग होगी और इन सब से कोई भी खुश नहीं रहेगा, ना तुम, ना ईशान और ना ही कबीर। इसलिए भूल जाओ ईशान को और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहो, इसी में सबकी भलाई है। और वैसे भी सोचो कि जो कुछ तुम कर रही हो उसमें कबीर का क्या कसूर है? किस बात की सज़ा दे रही हो तुम? रिधिमा शिवन्या रिधिमा शिवन्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा फिक्र तो उस कबीर की हो रही है। तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही उसे डिवोर्स ले लूँगी। मेरे उससे डिवोर्स लेने के बाद चाहो तो तुम उससे शादी कर सकती हो। तुमसे शादी करके कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी उसे और तुम उसको खुश भी रख सकती हो। शिवन्या, क्या बकवास कर रही हो रिधिमा? तुम मुझ
मुझे तुमसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसी लड़की भी अपने फ्रेंड्स के लिए इस तरह की बातें कर सकती है। तुम बहुत बदल गई हो रिधिमा। नैना, रिधिमा संभल जाओ, अभी भी वक्त है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इतनी आगे बढ़ जाओ कि तुम्हें पछताने का मौका भी ना मिले। रिधिमा, तुम दोनों मुझे डरा रही हो या तुम कबीर के लिए मुझसे लड़ना चाहती हो? उस कबीर को जिसे तुम दोनों अच्छी तरह से जानते भी नहीं, उसके लिए तुम बचपन की दोस्ती को भी भुला रही हो। शिवन्या, रिधिमा, ना तो मैं तुमसे लड़ रही हूँ और ना ही अपनी दोस्ती को भुला रही हूँ, बल्कि उस दोस्ती की खातिर ही तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें सच से रूबरू करा रही हूँ, ताकि तुम्हें फ्यूचर में पछताना न पड़े। नैना चिल्लाकर, रिधिमा, शिवन्या प्लीज तुम दोनों बस करो, लड़ना बंद करो। शिवन्या, मैं इसलिए लड़ नहीं रही, बल्कि इसके खाली दिमाग में कुछ अच्छी बातें भरने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसके दिमाग में तो वह घटिया इंसान ईशान बसा हुआ है। रिधिमा हैरानी से शिवन्या की तरफ देखती है, क्योंकि आज तक शिवन्या ने कभी उससे इस तरह से बात नहीं की थी। शिवन्या अपना बैग उठाकर जाने लगते हैं तो नैना उसे रोककर, रुक जाओ शिवन्या, कहाँ जा रही हो तुम? शिवन्या, मैं अपने घर जा रही हूँ नैना, क्योंकि मैं जिस लड़की के सामने हूँ ये वो है ही नहीं जो मेरी दोस्त थी। यह वह है ही नहीं जिसे मैं पिछले 10 साल से जानती हूँ। यह तो कोई और है जिसे सही और गलत में फर्क करना ही नहीं आता, जिसकी आंखों पर झूठे प्यार की पट्टी बंधी है। शिवन्या यह कहकर वहाँ से चली जाती है और नैना भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। रिधिमा अपनी आंखों में आंसू भरकर वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। रिधिमा अपने मन में, आई हेट यू मिस्टर कबीर कपूर, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, इतनी नफरत कि जितनी मैंने कभी किसी से नहीं की होगी। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया, इतना कुछ छीन कर भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जो आज तुमने मेरी दोनों दोस्तों को भी मुझसे छीन लिया, जो मुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी। मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। और वह रोते रोते वहीं बैठ जाती है। रात को रिधिमा कबीर को मैसेज कर देती है कल वह उसे लेने ना आए, क्योंकि वह कल सुबह कॉलेज जाएगी और फिर कॉलेज से ही घर। अब खुद ब खुद आ जाएगी। अगले दिन रिधिमा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। वह आज अपनी शादी से पहले के कपड़े ही पहनती है। वह साड़ी पहनकर तो कॉलेज नहीं जा सकती थी। वह उन्हीं कपड़ों में से कुछ कपड़े अपने बैग में पैक करती है और उस बैग को अपनी गाड़ी में डाल देती है। नाश्ता करके खुद भी कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसने ब्लू कलर की चेक शर्ट और ब्लैक जींस डाली हुई थी। अपने लंबे बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था, हाथों में लाल रंग की चूड़ा और मांग में सिंदूर। देखने में वह बहुत क्यूट और सुंदर लग रही थी। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, सब उसे घूर कर देखने लगे। वह सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह कैंटीन में पहुंची, उसके आसपास आते जाते लोग उसे घूरने लगे और आपस में ही कुसर पुसर करने लगे। काफ़ी देर तक तो रिधिमा यह सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उसके बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो वह जोर से चिल्ला दी, रिधिमा, ऐसे क्या घूर रहे हो? हाँ, शादी हो गई है मेरी, शादीशुदा हूँ मैं, और मेरी शादी हुई है शहर के सबसे रईस, हॉट और हैंडसम बिजनेसमैन टाइकून कबीर कपूर से। समझ आई या और कुछ जानना है तुम सबको? और अगर तुम सबको इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम को अपने पास रखो, क्योंकि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, अपने दिमाग में मेरे बारे में कोई भी घटिया ख्याल लाना भी मत, क्योंकि मैं तुम जैसी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो हर वक्त अमीर लड़कों के पीछे भागती रहती हूँ। उसने और नैना को एक टेबल पर बैठे देखा और जाकर शिवन्या के सामने बैठ गई। उसके वहाँ बैठते ही शिवन्या जैसे ही उठने को ही, रिधिमा बहुत तेज गुस्से से, शिवन्या, यहाँ से उठने की हिम्मत भी मत करना, चुपचाप मेरे सामने बैठ जाओ। शिवन्या, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? यह सुनकर रिधिमा अपनी जगह से खड़ी हुई और जाकर शिवन्या के गले लग गई और उसे उसने कस के पकड़ लिया। रिधिमा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल तुम्हारी और मेरी कितनी लड़ाई हुई है और कितनी नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ कि आई लव यू देन एनी मोर। शिवन्या, और मैं भी कल तुमसे कोई लड़ाई नहीं कर रही थी रिधिमा, बल्कि मैं तो तुम्हारे दिमाग में कुछ अकल की बातें डाल रही थी, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो निहाती माँ बेवकूफ़ लड़की।
शिवन्या, आप मेरी तारीफ हो गई हो, कसीदे पढ़ लिए गए हो तो तुम मुझे माफ़ भी कर दो। शिवन्या, हम तीनों के बीच में यह सॉरी और थैंक यू कब से आ गया। नैना भी उन दोनों के गले लग गई और बोली, अरे वाह, अब सब कुछ ठीक हो गया। तभी रिधिमा के फ़ोन के मैसेज की बीप बजती है और एक मैसेज आता है जो कि ईशान का होता है। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।